नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के पॉइंट में। इस वीडियो में कवर करेंगे 2018 का जो पेपर हुआ था वही जो रद्द हो गया था। ठीक है, तो इसका व्याख्यात्मक हल देखने वाले हैं। आपको भी पता होगा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इससे ये भी हम ध्यान दे पाते हैं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी से अगर पर्यायवाची से आता है तो कितना क्वेश्चन आता है, प्रत्यय से आता है, उपसर्ग से आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे ये भी क्लियर हो जाएगा और आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आप परमानेंट हमारे चैनल को व्यू करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है? व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा। देखिए, व्यापारिक पत्र जो है व्यापार से रिलेटेड होगा। प्रार्थना पत्र हम छुट्टी के लिए अपना कोई सरकारी काम करवाने के लिए लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। और संपादन के नाम पत्र किसी समाचार के संपादक है या किसी बुक का संपादक है तो उससे हम कुछ अपना काम करवाने के लिए लिखते हैं। बाकी मित्र का परिवार का पत्र और अपने मतलब दोस्त का पत्र जो होता है वो इसमें आता है। आइए थोड़ा देखते हैं इसमें। आपको पता होगा पत्र वाले क्वेश्चन से हमारे यहाँ मतलब पत्र वाले पार्ट से हमारे यहाँ क्वेश्चन आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आराम से। तो देखते हैं, व्यक्तिगत पत्र जो होता है, व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। अगर ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है तो व्यक्तिगत पत्र, ठीक है, अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। क्योंकि इसमें उस तरीके से चीज़ें नहीं होती है कि जैसे भवदीय लिखना है, श्रीमान जी लिखना है, एक पोस्ट का नाम लिखना है इधर राइट में, ठीक है, और डेट हमें यहाँ राइट में नीचे देना है कि यहाँ लेफ्ट में ऊपर देना है डेट। ये सारी चीज़ें इसमें औपचारिकताएं नहीं करनी होती, इसलिए ये इसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे हम लव लेटर लिखे हो कभी तो उसको आप कैसे भी सजा वजा के लिख सकते हो, उसमें कोई औपचारिकताएं नहीं करनी होती है कि श्रीमती फलाने वहाँ की। तो ऐसे ही है, समझ लीजिए, समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, अन्य परिजनों को लिखा जाता है। ठीक है, और औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम किसी सरकारी कर्मचारी को लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र की विशेषता नहीं है? देखिए, पत्रों की विशेषता होती है, पत्रों में संक्षिप्तता होती है, क्रमबद्धता होती है, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे एक फॉर्मेट होता है कि मतलब फॉर्मेट होता है तो उसी फॉर्मेलिटी में, क्रमबद्धता में हम लिखते हैं। और विनयशीलता होती है, बने विनम्र भाव से हम चीज़ें कहते हैं। श्रीमान जी, निवेदन है, सविनय निवेदन है कि मेरा यह काम आप करवाने की कृपा करें। और प्रेषक जो होता है ये विशेषता नहीं होती है, प्रेषक भेजने वाला होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि एक अच्छे पत्र में उद्देश्य होता है, मतलब विषय किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर शैली भी होती है उसमें अच्छी, सहजता होती है, सहज भाव से लिखा जाता है क्योंकि आसानी से समझ में आ जाए सामने वाले को। शिष्टाचार भी होता है, हमने बताया भी। और संक्षिप्तता होती है, इसमें हम बहुत बड़ा डिटेल में सब कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पत्र है। और क्रमबद्धता तो होती ही है। और व्याकरण सुलेख होता है, मतलब अच्छे से लिखा जाता है, मतलब डॉक्टर वाली राइटिंग में नहीं, अच्छे से लिखा जाता है। ये सारे गुण हैं पत्र के। और एक अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, ये कहता है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ला वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? समस्या है मोहल्ले वासियों को, समस्या के लिए हम शिकायत करते हैं। ठीक है, और आवेदन तो हमने किया है तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आवेदन किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम फार्म भरते हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन का आवेदन करना हो, चाहे किसी नौकरी के लिए आवेदन करना हो, तो आवेदन है। ठीक है, और प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं कोई सरकारी काम करवाने के लिए, जैसे सरकारी छुट्टी लेनी है हमें, वो ऐसे ही बहुत सारे काम। और व्यापारिक पत्र तो हम अपने व्यापार के लिए लिखते हैं। तो ये हुए 3 क्वेश्चन, किससे? पत्र लेखन से 3 ही आए थे इसमें। ये सेकंड मीटिंग है 2018 वाला पेपर, ठीक है, सेकंड मीटिंग में जो हुआ था। लेकिन में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए, मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं, मूल दीर्घ स्वर वो 3 हैं। कौन कौन से? ये 3, बड़ा आ, ई, बड़ा ऊ, ये 3 ही होते हैं। देखिए, स्वरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है और इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। लिखा है, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, तो आपको पता है। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, री, मतलब छोटे वाले सारे। और तीनों बड़े वाले दीर्घ स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वर संधि में प्रयोग होते हैं। दीर्घ स्वर संधि में री भी होता है। ए, आई, ओ, आओ ये संयुक्त होते हैं क्योंकि 2 अलग अलग अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन अपने हो गए, मतलब अब वर्णों से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वर्णों को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, सघोष, अघोष, ये सारी चीज़ें। और मैं ऐसे ही पुराने पेपर सॉल्व करवाता रहूँगा और इसमें डिटेल में जो भी चीज़ें होंगी, जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं बताता रहूँगा। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अध्ययन कर रहे हैं हम, तो अध्ययन में डबल या होता है, ठीक है, और आधा धा होता है। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन ही गलत हो जाए तो हमारा अध्ययन ही किस काम का होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध
वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए वर्तनी से भी शब्द आएगा, अध्ययन से आया था एक और एक ये है, तो वर्तनी से शब्द आएगा और कोशिश करूँगा मैं वर्तनी पूरी करवा दूँ। हमारे पास है 100-150 शब्द जो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो उत्तरदायी यहाँ है। जैसे इसी तरह से अस्थाई भी होता है। क्या होता है? अस्थाई। ये वाला अस्थाई गलत है, ठीक है। अस्थाई में भी यही होता है, ठीक है। अस्थाई उत्तरदायी, इसमें या होता है, ठीक है। उसके बाद अगला संधियाँ 3 प्रकार होती है। निम्नलिखित में कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? अनुस्वार संधि नहीं होती है, ठीक है। स्वरव्यंजन और विसर्ग 3 ही प्रकार की संधियाँ होती हैं अपने हिंदी में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, लेकिन विद्यालय नहीं है। देखिए विद्यालय, जगदम्बा, जगत धन अम्बा, सम धन तोष, ठीक है। उसके बाद अहम धन कार, लेकिन विद्या धन आलय स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और देशभक्ति में कौन सा समास है? बता सकते हैं आप? देशभक्ति में कौन सा समास है? देखिए देशभक्ति में समास है तत्पुरुष। अगर आप इसका कोई भी समास हो, अगर समास पूछे तो उसका समास विग्रह अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। देखिए जैसे देशभक्ति तो होगा देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति नहीं होती है, ठीक है, देश के लिए भक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो यहाँ भक्ति पर विशेषता दी जाती है। आइए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहाँ क्या है कि भक्ति को विशेषता दी जाती है, मतलब भक्ति प्रधान होती है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह देश के लिए भक्ति है। इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभोग संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान इसलिए है क्योंकि देश के लिए भक्ति है, ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे भक्ति यहाँ प्रधान है। भक्ति कैसे प्रधान है? ये भक्ति ही प्रधान है, चाहे वो देश की भक्ति हो, चाहे मात्र पितृ भक्ति हो, ठीक है, चाहे वो किसी और थर्ड पर्सन की भक्ति हो। अब इस समय बहुत सारी भक्तियाँ चल रही हैं, ठीक है। पंचवटी में कौन सा समास है? आराम से आप समझ पाएंगे। प्रथम पद संख्यावाची। क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची। क्या होता है? संख्यावाची दिगु, ठीक है। तो प्रथम पद संख्यावाची जो होता है वो दिगु होता है। क्या होता है? दिगु। तो ये संस्कृत का एक सूत्र है। तो जहाँ पर समाहार और समूह का बोध हो वहाँ दिगु समास होगा। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? देखिए समास से 2 क्वेश्चन आ गया। और अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा। उपसर्ग जो होता है आगे लगता है, ये तो पता ही होगा। और उपसर्ग आगे लग के पूरे शब्द को 2 शब्दों, मतलब 2 शब्दों से मिलता है और तीसरा अर्थ दे देता है। जैसे अधि उपसर्ग और उदाहरण देख लिए। अधिकरण है, अधिराज है, लेकिन अध्यात्म में भी अधि उपसर्ग है और अध्यक्ष में भी अधि उपसर्ग है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिख तो नहीं रहा है क्योंकि अधिधन आत्म और अधिधन अक्ष से मिलकर बना है अध्यक्ष। निम्नलिखित में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? देखिए आधन कथ, आधन चूक और आधन भेग, लेकिन अनुधन जा है। क्या है? अनुधन जा, अनुज, और बड़ा जा होता अनुजा हो जाती, तो अनु उपसर्ग है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ है, यहाँ अभेद है, अचूक है, अपढ़ है, अजान है, अलग है, ठीक है। अलग, आ धन लग, जो लगा नहीं है, अलग, ठीक है। उसके बाद अनु से अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात, अनुकूल, ये तो होता ही है। इसको तो आप थोड़ा सा मतलब अभ्यास करेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा नी प्रत्यय नहीं लगा है बोल रहा है, तो शेरनी हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा, मोरनी और कुटनी। देखिए इसमें नौकर धन आनी है। क्या है? आनी, नौकर धन आनी, ठीक है, तो नौकरानी। बाकी तो सारे में नी लगा है। देखिए उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसको चाहेंगे हिंदी तो हिंदी जो अच्छा बना लेगा और रीजनिंग बना लेगा, ठीक है, वो वीडियो बन जाएगा। क्योंकि जीके कितना भी रगड़ डालो नहीं होगी सही। कौन सा शब्द तत्सम है? आइए तत्सम देखते हैं। तत्सम माने उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो संस्कृत से आए हो तत्सम होते हैं। देखो तत्सम नहीं है की बात कर रहा है, तो कूची तत्सम नहीं, जबकि कपाट तत्सम है, कीटक तत्सम है, कुम्भकार तत्सम है। कुम्भकार कुम्हार, कपाट का किवाड़ होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए तत्सम से दूसरा आ गया। 16 का सोडस होता है, सोता का श्रोता होता है, और सोना का स्वर्ण होता है, शोभन का सोहन होता है। ये शोभन का सोहन क्या? तद्भव। तो इसलिए इसका राइट आंसर शोभन होगा, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। कितने भेद? 4। कितने भेद? 4 भेद किए गए हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बात। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज, ठीक है। देखो तत्सम संस्कृत से आए हैं, सेम टू सेम वैसे ही बोले जाते हैं आज भी। तद्भव संस्कृत से आए हैं लेकिन आज इनका रूप बदल चुका है, तद्भव कहलाते हैं। विदेशी भाषाओं से अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक से आए हुए हैं। और देशज वो शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ही नहीं लगता है, देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और यौगिक जो हैं ये रचना के आधार पर हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का विभेद किया गया है, ठीक है। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का जो भेद किया गया है
उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये होगा 3 प्रकार का। कितना? 3 प्रकार का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जैसे हम कोई शब्द लिखें कल या राम, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। जो शब्द और अधिक पार्ट में ना टूटे उसे रूढ़ कहेंगे। और यौगिक वो शब्द होते हैं, जैसे हमने अभी बताया आपको देशभक्ति, ऊपर आपने पढ़ा था, तो देशभक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे वैसे राजा राम हो जाए तो राजा धन राम, तो यौगिक शब्द होते हैं। लेकिन योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते ही हैं, या अपना सामान्य अर्थ न देकर, ठीक है, किसी थर्ड चीज़ को बताएं। जैसे जलज, आप देखिए जलज शब्द क्या हो गया, है तो जल धन जा से बना, लेकिन ये जलज जल में उत्पन्न ना बता के बल्कि कमल को बता रहा है। तो जो भी जो है समास जो होता है, बहुव्रीहि समास के सारे उदाहरण जो है योग रूढ़ होते हैं। लेकिन वैसे कौन सा शब्द समूहवाचक संख्या नहीं है? देखिए सभा और भीड़ और कक्षा ये समूहवाचक संख्या, जबकि दौड़ एक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? देखिए खटाई मिठाई, खटाई और मिठाई ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि खटाई, मिठाई और ठंड ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। खटाई मिठाई की बात कर रही है, अगर बर्फी लड्डू बताई जाती तो ये जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता। दूध, देखिए जहाँ जिस संज्ञाओं से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। और अगर नाप तौल का बोध नहीं हो रहा है तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं नहीं कही जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर में कहा जा रहा है कि वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? देखिए जहाँ भी आप आ जाए, अगर आप दूसरे के लिए नहीं आ रहा है, कर्ता के लिए ही आ रहा है, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। वह आप ही चला गया तो ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि तुम मतलब आप घर चले जाइए, तो यहाँ पर आपके लिए जो है अन्य पुरुष आएगा, ठीक है। आप मतलब यहाँ निजवाचक सर्वनाम नहीं आएगा। ये डिटेल में देख लेते हैं। प्रसंगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है, ठीक है। अन्य पुरुष वाले आप से अलग है। यह कर्ता का बोधक है, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता, ठीक है। गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है, थोड़ा ही दूध है, कितना है? थोड़ा, तो परिमाण मात्रा बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक जैसे 2 गुना, 4 गुना या 1/4 ऐसा कुछ लिखा हो, 2, 4, तो संख्यावाचक। गुणवाचक होगा राम सुंदर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगे विशेषण। और संकेतवाचक कोई, ये सब संकेतवाचक होंगे। कोई। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। आपने बहुत इसको पढ़ा और समझा होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए अव्यय वो शब्द होते हैं जो व्यय नहीं होते। व्यय मतलब बदलते नहीं हैं, ठीक है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो व्यय नहीं होते हैं, अव्यय बदलते नहीं हैं। जैसे कि मैं वहाँ होकर आया हूँ, जैसे यहाँ कोई लड़की हो, मैं वहाँ होकर आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ वहाँ जो है वो अव्यय है, ठीक है। देखिए यहाँ डिटेल में बताया जाता है। अव्यय, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में शब्द अव्यय है, वहाँ शब्द अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है। कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण। होकर आया है, कहाँ से? होकर कहाँ से आया है? तो वहाँ से आया है, तो वहाँ जो है विशेषण है, क्रिया विशेषण है, तो इसलिए यह अव्यय है। उसे कटोरा भर दूध, उसने कटोरा भर दूध पिया। क्या किया उसने? उसने कटोरा भर दूध पिया। तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द है भर। उसने कटोरी भर दूध पिया। कोई लड़की होती तो कटोरी हो जाती, लेकिन दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा कभी अव्यय होता नहीं है। तो भर जो है यही ये अव्यय है। देखिए अव्यय से 2 क्वेश्चन आ गए, तो इसी तरीके से आएंगे। हम अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे इस वाक्य में उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द भर है। देखिए रीतवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और विशेषण, ठीक है, यही सारे अव्यय होते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, वो मैं डिटेल में किसी भी वीडियो में समझाऊंगा। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो, ही, भी, मात्र, भर, तक, सा, ये सारे जो है अव्यय होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए बेसहारा हो गया, वो यतीम हो गया, निराश्रित हो गया, लेकिन अनाड़ी जो है किसी चीज़ से अनजान व्यक्ति को अनाड़ी कहते हैं। और अनाड़ी का तत्सम जो होता है वो अनार्य होता है। अनाड़ी तद्भव शब्द है, ठीक है। निराश्रित, नाथहीन, दीन होता ही है। निम्न में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? विचित्र है, ये विलक्षण है। लेकिन ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं विरुद्ध, प्रतिकूल और विपरीत,
ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जैसे विलक्षण के और पर्यायवाची यहाँ दिए गए हैं, अनूठा, अनोखा, अद्भुत, जबकि विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ, ये सब अलग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है? देखिए अमृत काल चल रहा है तो हो सकता है अमृत का क्वेश्चन आ ही जाए। बाकी आप देखिए निंद का विलोम, निंदा का स्तुति है, निंद का जो होता है वो बंद या स्तुति होता है। ठीक है, निंदा का स्तुति होगा लेकिन निंद का बंद या स्तुति होगा, जो भी ऑप्शन में हो। डांट डांट को कोई नहीं टाल सकता। किसको? नियति को। नियति माने भाग्य। ठीक है, भाग्य, प्रारब्ध। ठीक है, तो इसको कोई टाल नहीं सकता। अपने डांट डांट के लिए लड़ना धर्म है। किसके लिए? स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, अपने स्वत्व के लिए। कुछ शब्द होते हैं जिनकी शब्दावलियाँ समझ में नहीं आती हैं। ऐसे 50 में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं कि जो समझ में नहीं आएंगे। आयोग ऐसा रखता है हर पेपर में। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनियमित, जो नियमानुकूल ना हो वो अनियमित है। ठीक है, और जिस पर कोई नियंत्रण न हो, अनियंत्रित, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित, और जिसका निवारण ना हो सकता हो, अनिवार्य। ठीक है, और जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। और आक्रमण, जो आक्रमण कर रहा हो उसे आक्रांता कहते हैं। ठीक है, आक्रमण करने वाला आक्रांता होता है। गुण गोबर कर देना, मुहावरा। देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन आ रहा है तो रट के जाइएगा कि रटना ही होता है इसमें, और आ जाता है आराम से, क्वेश्चन फंस जाता है। तो बना बनाया काम बिगाड़ना, तो गुड़ गोबर मत कीजिएगा। आप तो नहीं करते हैं, पड़ोसी करता है आपका। हथियार डाल देना, मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना, तो आप हथियार मत डालिए। अंतिम समय आ गया है, युद्ध अब अपने चरम सीमा पर होना चाहिए, तो हथियार मत डालिए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। बहुत कंजूसी। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर अगला शब्द है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? देखिए पढ़ेंगे आप तो पता लग जाएगा। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं एक दूसरे पर आश्रित होता है। तो इसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, उसने मान लिया कि, क्योंकि, ये सब अगर लगे रहें तो समझ लीजिए कि वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर पर करने चले गए, तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये देखिए मिश्र वाक्य की और सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसमें एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित होता है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वाक्य एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, कामा लगा के भी संयुक्त वाक्य बनता है। इसका सरल रूप होगा, तो इसका सरल रूप होगा, देखिए क्योंकि लग गया है तो आपको पता है, अभी ऊपर देखा आपने, क्योंकि रहेगा तो मिश्र वाक्य होगा। तो ऐसे ही खत्म हो गया, एक ही बचा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, या दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ठीक है, उसके बाद निम्न में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो आंसू से रुमाल नहीं भीगता, क्योंकि दिल के अरमा जब आंसुओं में बह जाते हैं आपने सुना होगा, तो आंसुओं हमेशा आता है। ठीक है, आंसुओं। ठीक है, और सब लोग अपनी राय नहीं देंगे। जब कहीं सब लोग हो तो अपनी अपनी 2 बार आता है, क्योंकि सब लोग हैं ना, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं अलग अलग। ठीक है, और सब लोग अपनी राय दें तो ऐसा गलत हो जाएगा। और अनेक विषय के ज्ञाता नहीं, अनेक विषयों के ज्ञाता थे। लेकिन अगर अनेकों हो तो ये भी अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक ऐसे ही बहुवचन है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा चुने? कर्मवाच्य वाला वाक्य, देखिए कर्मवाच्य मतलब, जैसे आप एक्टिव पैसिव देखते थे, एक्टिव पैसिव, तो यहाँ पर जो है ये पैसिव होता है, बाई ऑब्जेक्ट को लेकर, यानी कर्म की प्रधानता होती, कर्म से मतलब वाक्य स्टार्ट होता है। जैसे इसमें देखेंगे आप, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो यहाँ आप देखेंगे बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, तो यहाँ पर चूहा जो है, बिल्ली को नहीं प्रधानता दी जा रही है, यहाँ बिल्ली के हाथों पर क्या क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। उपयुक्त वाक्य में मारा गया क्रिया का प्रभाव जो है, कर्म बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है, और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। थोड़ा वाच्य देख लीजिएगा आप, ये सब बहुत सिंपल टॉपिक होते हैं और आराम से आपके नंबर बन जाएंगे। से और के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? से के द्वारा करण कारक का उपसर्ग है। ठीक है, ये तो सब आपको पता ही होगा, आराम से आप कर पाएंगे। बचपन से कर्ता ने कर्म को करते करते इतने बड़े हो गए हैं।
वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। अलग कहीं भी आ जाए तो अपादान ही होगा, अपादान से अलगाव, मुझसे अलग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन वाक्य स्त्रीलिंग है? देखिए इसको वाक्य में फ्रेम कीजिए, शब्द स्त्रीलिंग बात कर रहा है। तो जैसे देश गरीब था, तो था है तो इसका मतलब है ये पुरुषवाचक होगा, ठीक है। लेकिन अगर थी आती, देश गरीब थी, तो स्त्री, लेकिन थी नहीं होता कभी। द्वीप डूब गया, डूब गई तो होगा नहीं। तो ऐसे वाक्य में फ्रेम कीजिए। नगर घना बसा है, तो नगर जो है बसा है, नगर बसी तो है नहीं। लेकिन झील भर गई या झील बह गई, तो ऐसे पता लग जाता है। तो आप ऐसे करके जो है थोड़ा एग्जाम में नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों बहुत बार पूछा गया है। सरसों ऐसे शब्द याद कर लीजिए, सरसों एक वचन बहुवचन दोनों में रहता है समान। जैसे सरसों का पेड़, लेकिन सरसों की क्या ढेर, तो ढेर तो बहुत सारी है, लेकिन आ रहा है सरसों ही। तो सरसों एक वचन दो वचन हमेशा। देखिए वो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूत पूर्ण भूतकाल का उदाहरण? क्या पूछ रहा है? पूर्ण भूतकाल पूछ रहा है। हुए गए ये सामान्य भूतकाल है, ठीक है। अगर यहीं थे लग जाए तो पूर्ण भूतकाल हो जाता है। लेकिन खा रहे थे है, अभी रहे भी है, तो इसका मतलब अपूर्ण भूतकाल है ये, ठीक है। वो सोकर उठे हैं, वो सोकर उठे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये वर्तमान काल का होगा, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। वो सोकर उठे हैं, ठीक। आइए देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात, निपात का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ ठीक निपात है। देखिए निपात भी देख लीजिएगा, 10 मिनट की क्लास होती है निपात की, कहीं सर्च करके आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक शब्द निपात है। अवधारण बोधक निपात है। ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, निकट। स्थानवाचक, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक संबंध, निकट जो है स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है, निकट, ठीक है। लेकिन ठीक जो है वो निपात है। निपात वो शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में किसी भी चीज़ पर जोर देते हैं, ठीक है, जोर देते हैं, निपात। जैसे आप काम पूरा कर पाए थे, तो आप कहोगे करीब करीब पूरा कर पाए थे, तकरीबन पूरा हो गया था, मतलब जोर देने के लिए, लगभग पूरा हो गया था। तो ये निपात जो होते हैं वाक्य में थोड़ा सा जोर देने के लिए होते हैं। हालांकि आप पढ़ोगे तो समझ पाओगे। लेकिन में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? अनुपयुक्त शब्द प्रयोग हो गया है, तो कैसे? उसने आसन ग्रहण किया, सही है, आज बेहद गर्मी है, सही है। उसकी जन्म तिथि क्या है? तिथि है, तो सही है। तिथि होता तो गलत हो जाता। लेकिन पूजनीय पिताजी गलत है। पूज्य शब्द तो जहाँ भी आए ठीक है, लेकिन पूजनीय जो है वो गलत होता है, ठीक है। पूजनीय होता है, क्या होता है? पूजनीय। तो देखिए वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो आप अभ्यास करोगे आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन में हिंदी को राजभाषा और इसकी तिथि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो 343, 143 नहीं है, ठीक है, ये 343 है, ठीक है, ठीक है, 343। और भाग भी 17 है, ठीक है। और राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? देखिए कन्नौजी और बुंदेली दोनों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन आयोग ने डी आंसर माना है, ठीक है, कन्नौजी को, क्योंकि बुंदेली मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा। जबकि अपने यूपी में भी बुंदेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, यहाँ भी, ठीक है। बाकी कन्नौजी तो कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा अपने एरिया में कन्नौज के आसपास बोली जाती है। तो चैनल पर नए थे अगर आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यह है कुछ अनुवाद। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तब तो ठीक है, अन्यथा कुछ शब्द होते हैं किसी भी बुक में आप रट लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा अगर कमज़ोर हैं तो, अन्यथा तो नॉर्मली तो सबका सही होता ही है। मामला अभी भी विचाराधीन है। द मैटर मीन्स मामला इज स्टिल, अभी भी, अंडर कंसिडरेशन माने विचार के या ध्यान देने के अंडर में है, विचाराधीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? देखिए एक बार हिंदी शब्द देके इंग्लिश किया, एक बार इंग्लिश देके हिंदी कर रहा है। तो चैप्टर बहुत सारे हैं इसमें, देखिए क्या क्या आता है। ए, आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसका बस हिंदी का हम कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसमें हम जो है जीके का पोर्शन नहीं रखेंगे
और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलता है, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो जीके का भी हम डाल देंगे। देखिए आपको तो बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, धन्यवाद।